हेलो एंड वेलकम टू डेली अफेयर्स। तो कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक अफ्रीकी देश के बारे में जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो आपने इस कंट्री का नाम जरूर सुना होगा क्योंकि यहाँ से एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर आते हैं जिनका नाम है एवी डिविलियर्स। तो आपने इसके छक्कों को जरूर देखा होगा आईपीएल में, इनका ओडीआई मैचेस, इनका जो स्टाइल है खेलने का ज़रूर देखा होगा क्रिकेट में, क्योंकि ये बहुत ही फेमस प्लेयर हैं जो कि आते हैं कौन से देश से, साउथ अफ्रीका। तो आज हम लोग साउथ अफ्रीका के बारे में सब कुछ जानेंगे एकदम डिटेल में। इसकी हिस्ट्री, यहाँ पे कौन कौन से लड़ाई हुए थे, इसकी करेंसी, इसकी इकोनॉमी, तो सब कुछ हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। तो अगर हम साउथ अफ्रीका की ऑफिशियल नेम की बात करें तो साउथ अफ्रीका का ऑफिशियल नेम है द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। और ये एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड एक कंट्री है जो कि एकदम साउथ में लोकेटेड है, इसीलिए इसका नाम भी साउथ अफ्रीका रखा गया है। तो अगर हम इसकी पड़ोसी देश की बात करें तो इसकी पड़ोसी देश है जैसे कि नाम्बिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोज़ेम्बिक और लिसोथो। यहाँ आप देख पा रही है लिसोथो एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि पूरा साउथ अफ्रीका से ढका हुआ है और इसकी एलिवेशन भी बहुत ज़्यादा है। साउथ अफ्रीका की बहुत ही बड़ी कोस्ट लाइन है। यहाँ देखिए इस तरफ है इसका अटलांटिक ओशन और इस तरफ है इंडियन ओशन। तो ये दोनों तरफ इसकी कोस्ट है और इसकी बहुत ही बड़ी एक कोस्ट लाइन भी है। तो अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन लगभग 6 करोड़ के आसपास है और इसका जो टोटल एरिया है वो लगभग 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और ये 23rd पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की और 5th पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका की। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ इंग्लिश। इसकी जो प्रमुख लैंग्वेज है जो कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में चलता है वो है इंग्लिश। फॉर इसुलू, फिर स्पीडी, सिसोथो, ये सब यहाँ आप देख पा रही है, ये सब इसकी सारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी 3 कैपिटल है, एक तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल। इसकी जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है प्रिटोरिया, इसकी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है केप टाउन और इसकी जो जुडिशियल कैपिटल है वो है ब्लोएमफॉन्टेन। तो ये 3 इसकी कैपिटल है। इससे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये एक अकेला देश है जिसकी 3 कंट्री है, एक देश की 3 कैपिटल्स हैं। और इस कंट्री की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है जोहान्सबर्ग। ये बहुत ही बड़ी सिटी है और बहुत ही हाईली डेवलप्ड सिटी। यहाँ आप देख पा रहे बड़े बड़े इमारत देख पा रहे हैं, तो ये सारे जो इमारत है वो है जोहान्सबर्ग की। तो ये बहुत ही अच्छी सिटी है, बहुत ही घूमने लायक सिटी है। यहाँ हर साल बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और यहाँ के जो करंट प्रेसिडेंट है वो है अभी सिरिल रामाफोसा। तो यहाँ की कैंडिडेट देखिए कितने खुश हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट है तो खुश होंगे ही। आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो आप भी खुश होंगे, मैं मोदी बन जाऊंगा तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। तो अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी बाकी अफ्रीकन देशों से बहुत ही अच्छी है। अगर आपके पास एक साउथ अफ्रीकन रैंड है, इसकी जो करेंसी वो क्या है, रैंड। अगर आपके पास एक साउथ अफ्रीकन रैंड है तो आपके पास 5 रुपया है, लगभग 5 रुपया है। और अगर आपके पास एक यूएस डॉलर है तो आपके पास लगभग 14 साउथ अफ्रीकन रैंड है। तो अगर हम इसकी इकोनॉमी को देखें तो इसकी इकोनॉमी बाकी अफ्रीकी देशों से बहुत ही अच्छी है। इसकी जो टोटल जीडीपी है वो है लगभग 750 बिलियन और इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो है लगभग देखिए यहाँ पे $12,000। और इसकी जो जीडीपी है अगर नॉमिनल टर्म में देखें तो वो है लगभग 317 बिलियन। अगर हम इसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसकी रैंक है 114, जो कि बाकी अफ्रीकी देशों से अच्छी है। जैसे हम लोग तंजानिया में पढ़े थे कि उसकी रैंक है लगभग 173, तो उसके हिसाब से इसकी रैंक बहुत ही अच्छी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है ऑरेंज रिवर। यहाँ देखिए ऑरेंज रिवर, तो इस जगह से ये निकलती है, ये लिसोथो के आसपास एक हिल है, यहाँ से ये निकलती है और ये लगभग पूरे अफ्रीका को कवर करती है। उसके बाद ये जाके अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती है। और यहाँ पे और एक रिवर है नॉर्थ के साइड में जिसका नाम है लिम्पोपो रिवर। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस डेजर्ट है जिसका नाम है कालाहारी डेजर्ट। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस डेजर्ट है। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस पोर्ट है जिसका नाम है देखिए पोर्ट एलिजाबेथ। और इस जगह पे इसका एक मेजर टाउन आपने इसके बारे में सुना होगा जिसका नाम है
केप टाउन, जहाँ पे सबसे पहले वास्को डिगामा आए थे। और भी पोर्ट है जैसे कि दरबन पोर्ट। तो ये सब इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है जहाँ से इसके बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। और यहाँ अगर रिलीजन की अगर हम बात करें तो इसकी जो इम्पोर्टेंट रिलीजन है वो है क्रिश्चियन। यहाँ देखिए 86% लोग यहाँ पे क्रिश्चियन है और बाकी सब थोड़ा सा मुस्लिम, तो कुछ ट्रेडिशन लोग और कुछ एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ जो प्रमुख जो इम्पोर्टेंट जो कि ज़्यादा लोग यहाँ पे है वो है क्रिश्चियन 86%। और यहाँ लोग जो फेस्टिवल मनाते हैं वो है क्रिसमस, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्रिश्चियन की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, तो इसीलिए ये लोग क्रिसमस बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1000 BC से, जब यहाँ पर सान पीपल आते हैं। सान एक हंटर गैदरर्स होता है जो कि जानवरों को मारता है और खाता है। वो आते हैं साउथ अफ्रीका में सबसे पहले रहने, और कई सेंचुरीज तक ये यहाँ पे हंटर गैदरिंग करते हैं और इसी तरह अपना गुजारा करते हैं। 3-4 सेंचुरी तक ऐसे ही चलता है। और लगभग 500 BC में ये जो सान पीपल है ये बड़ा ट्राइब बनाते हैं दूसरा ट्राइब के साथ जुड़ के, और अपने साथ लाइफ स्टॉक भी रखते हैं, जैसे कि कुछ पालते हैं जैसे भेड़, बकरी, कैमल्स, ये सब भी अपने साथ पालते हैं। और उसके बाद एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम होता है खोई खोई ग्रुप। और इसके बाद लगभग 250 AD में यहाँ पे आते हैं बांटू पीपल्स। बांटू पीपल्स कहाँ से आते हैं? नॉर्थ से ये आते हैं साउथ अफ्रीका, जैसे कि तंजानिया, फिर बुरुंडी, रवांडा, ये सब जगह से ये लोग आते हैं साउथ अफ्रीका में रहने। और इन लोगों को आयरन टूल्स और फार्मिंग का बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है, तो ये आयरन टूल्स और फिर फार्मिंग इंट्रोड्यूस करते हैं साउथ अफ्रीका में। और उसके बाद धीरे धीरे पीपल यहाँ पे अपना सेटलमेंट बनाते हैं। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन से परमानेंट कल्टीवेशन की तरफ भी जाते हैं। और उसके बाद 1497 में यहाँ पे आते हैं वास्को डिगामा। वास्को डिगामा यहाँ पे आते हैं बस कुछ दिन ठहरने के लिए, क्योंकि ये किस देश की यात्रा में रहते हैं? हमारे प्यारे देश भारत की यात्रा में रहते हैं। तो ये बस यहाँ पे कुछ दिन ठहरने के लिए आते हैं। लेकिन जब ये यहाँ आते हैं तो इन्हें यहाँ बहुत कुछ दिखता है। तो उसके बाद 1652 ईस्वी में आते हैं यहाँ पे डच, और ये यहाँ पे एक कॉलोनी बसाते हैं जिसका नाम होता है केप कॉलोनी। तो इस कॉलोनी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बहुत सारा फैक्ट्री लगाते हैं, फिर बहुत सारा पोर्ट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नीचे है केप टाउन, यहाँ पे वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट बनाते हैं। और इसके बाद यहाँ से ये लोग अपना ट्रेड करते हैं यूरोप की तरफ, और यहाँ से ये लोग इंडिया भी जाते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पाइसेस और बहुत कुछ ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपने देशों में। और इसी रास्ता से ब्रिटिश का भी बहुत सारा गुड्स ट्रांसपोर्ट होता था। तो इसीलिए 1795 में बैटल ऑफ मुजेनबर्ग होता है। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश जो होता है वो ऑक्युपाई कर लेता है ये केप कॉलोनी। मैंने आपको पिछले मैप में दिखाया था, ये केप कॉलोनी ब्रिटिश ऑक्युपाई कर लेता है। और ये इसलिए ऑक्युपाई करता है क्योंकि ये इकलौता ये जगह था जहाँ पे पोर्ट फैसिलिटीज़ थी। तो वो लोग पोर्ट फैसिलिटी क्यों लेगा? क्योंकि यहीं से वो ट्रेड करेगा इंडिया के साथ, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड मटेरियल वो लोग डायरेक्ट तो शिपिंग यूरोप नहीं ले जा पाएगा, वो लोग को थोड़ा कहीं ठहरना होगा, इतना बड़ा सी रूट है। तो इसीलिए ये लोग इस जगह को ऑक्युपाई करना चाहता था, और बैटल ऑफ मुजेनबर्ग में इन्होंने इस पूरा कॉलोनी को ऑक्युपाई कर लिया। लेकिन इसके बाद फिर डच ने इस केप कॉलोनी को फिर ऑक्युपाई कर लेता है, और उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है, उसका नाम होता है एमिनन पीस एग्रीमेंट। और ये साइन होता है 1802 में, किसके बीच में? फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन और डच के बीच में ये ट्रीटी साइन होता है। लेकिन इस ट्रीटी से ब्रिटिश बिल्कुल खुश नहीं होता है, इसीलिए फिर वो अटैक करता है किसके ऊपर? इस टेरिटरी पे जहाँ पे ये डच कंट्रोल करता था केप कॉलोनी में। तो 1806 में बैटल ऑफ ब्लाउसबर्ग होता है। और इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश होते हैं वो फिर से ऑक्युपाई कर लेते हैं ये टेरिटरी को, और उसके बाद फिर कभी भी ये डच ऑक्युपाई फिर से नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ख़राब तरीके से यहाँ पे डच और ब्रिटिश लोग की लड़ाई होती है। और उसके बाद ब्रिटिश पूरे
केप कॉलोनी को अपने अंडर में कर लेते हैं और डच लोग फिर नॉर्थ की तरफ भाग जाते हैं इस जगह को छोड़कर। इसके बाद 1816 में एक किंगडम का राइज होता है जिसका नाम होता है जुलू किंगडम, और इसका स्थापना कौन करता है? साका जुलू। तो आप यहाँ देख पा रही है रेड कलर में जो है ये था जुलू किंगडम, जो कि स्टैब्लिश किया गया था किसके द्वारा? साका जुलू। और ये बहुत ही एक पावरफुल और बहुत ही एक स्ट्रांग व्यक्ति थे जो कि चाहते थे कि ब्रिटिश लोग इनके देश में ना रहे। और 1828 में इनके जो ब्रदर होते हैं इनके द्वारा इसे साका जुलू को मार दिया जाता है और एसिसिनेट कर दिया जाता है। और धीरे धीरे इसके बाद क्या होता है कि पूरा किंगडम ही गिरने लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल लीडर नहीं रहते हैं, इसलिए पूरा किंगडम को ये संभाल नहीं पाते। और मैंने आप लोगों को बताया था कि डच जो भाग गए थे नॉर्थ की तरफ वो फिर आना शुरू हो जाते हैं साउथ की तरफ, लेकिन इस बार वो लोग क्या करते हैं कि ग्रुप में आते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप में आते हैं और इस ग्रुप को बोला जाता है बोर्स। यहाँ आप देख पा रहे इसे कहा जाता है बोर्स। और ये आके साउथ अफ्रीका में बहुत ही बड़ा टेरिटरी ऑक्युपाई कर लेते हैं। और कौन सा टेरिटरी ऑक्युपाई करते हैं? ये नॉर्दर्न ट्रांसवर्स लिख रहे हैं और ये ऑरेंज स्टेट, ये दोनों एरिया बहुत ही लार्ज स्केल में ये लोग ऑक्युपाई कर लेते हैं आगे, क्योंकि इन लोगों को पहले तो गुस्सा रहता है ये ब्रिटिश के साथ, और यहाँ पे आने के बाद वो लोग अपने आप को 1856 में अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे उनका प्रेसिडेंट होता है, इनका अपना ही सब कुछ एक गवर्नमेंट होता है, तो ये ज़्यादा ब्रिटिश की नहीं सुनते हैं। और इसके बाद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट खोज होती है, वो होती है किम्बरली में किस चीज़ की? डायमंड की। तो इस डायमंड की खोज के बाद साउथ अफ्रीका का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरा बदल जाता है। लेकिन इसके बाद जो मैंने कहा था आपको बोर्स के बारे में, तो बोर्स और फिर ब्रिटेन का एक फिर से लड़ाई होता है। यहाँ देखिए ये ट्रांसफर रीजन है, ये ऑरेंज स्टेट है, और केप कॉलोनी में कौन रहता है? ब्रिटेन। तो 1877 में क्या होता है, ट्रांसफर्स एनएस कर लिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि ये चाहता नहीं है कि डच लोग फिर यहाँ पे लोग पे अटैक करें। इसके वजह से ही क्या होता है, ब्रिटिश और डच के बीच में एक वॉर होता है जिसका नाम होता है फर्स्ट बोर वॉर। ये वॉर बहुत ही बड़ा वॉर होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश होती है उसकी हार हो जाती है, और बॉयस लोग क्या होता है कि एक अपना इंडिपेंडेंस ट्रांसफर ये रीजन ट्रांसफर और ये ऑरेंज स्टेट ये लोग अपने अधीन कर लेते हैं और ये इसे एक स्टेट बना देते हैं। मतलब यहाँ ब्रिटिश का कोई अधिकार नहीं, यहाँ बस रहेगा कौन रहेगा? यहाँ बस रहेगा डच, और अगर यहाँ कोई ब्रिटिश आया तो इन्हें मार के खदेड़ दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट बोर वॉर्स के बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया डच के प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट खोज होती है साउथ अफ्रीका में, जो कि है गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड बहुत ही ज़्यादा लार्ज मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। तो यहाँ आप देख पा रहे जो कि ऑरेंज में है, ये पूरा एरिया में गोल्ड का रिजर्व पाया गया था। और इसके बाद क्या हुआ, ये जोहान्सबर्ग सिटी है बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ करने लगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ गई और लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मर्चेंट्स बड़े बड़े मर्चेंट लोग यहाँ पे आने लगे ट्रेड करने के लिए। तो ये बहुत ही एक बड़ा सिटी बन गया। लेकिन फर्स्ट बोर वॉर के बाद ब्रिटिश लोग बहुत ही गुस्सा थे, वो लोग कैसे भी करके चाहते थे, और क्वीन का एलिजाबेथ का भी ऑर्डर था कि कैसे भी हो आप लोग को इस एरिया को ऑक्युपाई करना है। तो 1879 में क्या हुआ कि सेकेंड बोर वॉर हुआ। इसमें जो ब्रिटिश थी वो जीत गई और पूरे ट्रांसवर्ल और पूरे ऑरेंज फ्री स्टेट को उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया। और उसके बाद 1910 में एक यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका बनाया गया, जिसमें कि ये पूरा केप ऑफ गुड होप, फिर ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवर्सल, नेटल, ये सब सारा को क्या किया, एक गठन बना दिया गया। और क्या बनाया गया? द यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका 1910 में। और ये पूरा ब्रिटिश के अंडर आ। फिर इस रीजन में ब्रिटिश का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। तो यहाँ जो ब्लैक पीपल रहते थे और वाइट पीपल रहते थे, इन लोग के बीच में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव बढ़ गया। तो 1912 में इसी की वजह से एक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इसके बाद 1919 में यहाँ के जो पहले प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था जैन स्मट, वो इलेक्ट हुए।
और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये देखिए एक वाइट पीपल है, मतलब ये पूरा ब्रिटिश के कंट्रोल में था। ये बोला जाए तो एक ब्रिटिश का पूरी तरह से पपेट था, ये सब कुछ ब्रिटिश की बातें ही सुनता था। लेकिन 1930 में क्या हुआ, वाइट ने एक एक्ट पास किया। इसमें इसमें बताया गया कि जो यहाँ पे वाइट रहते हैं वो लोग जो कि 21 साल से ऊपर हैं, इंक्लूडिंग वोमेन भी, वो वोट कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लैक रहते हैं यहाँ पे, वो वोट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन वाला काम था, क्योंकि अगर ब्लैक वोट कर पाएगा, वाइट नहीं वोट कर पाएगा, तो इससे तो गुस्सा हर लोगों में ही बढ़ेगा। इसके बाद 1934 में द स्टेटस ऑफ द यूनियन एक्ट डिक्लेयर किया गया, और इसके अंडर क्या हुआ, ये साउथ अफ्रीका पूरा ही कंट्रोल में आ गया। किसके अंदर, क्वीन एलिजाबेथ के अंडर। इसके बाद 1948 में वहाँ के गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था अपार्थेड लॉ। इसमें क्या था कि अपार्थेड लॉ में जो वाइट होते थे और जो ब्लैक होते थे, इनको सेग्रीगेट क्या किया, रेस और लैंड के हिसाब से। मतलब जो वाइट होते थे उन लोग को अलग लैंड दिया जाएगा और ब्लैक लोग को जो अलग लैंड दिया जाएगा। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि ब्लैक लोग को बहुत ही कम लैंड दिया जाएगा, मतलब उन लोग की पॉपुलेशन ऐसे ही ज़्यादा थी और वाइट लोगों का पॉपुलेशन कम था। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था कि जिसमें वाइट लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो, फर्टाइल लैंड जो हो उसको मिले वाइट लोग को, और जो नॉन फर्टाइल लैंड है वो लोग ब्लैक को मिले। तो इसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो पार्टी थी ANC पार्टी, वो बहुत ही गुस्सा हो गई और अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगी। किसके, अपार्थेड के अगेंस्ट। क्योंकि ऐसा क्यों होगा, जब एक देश में वाइट भी रहता है ब्लैक भी रहता है, तो क्यों इन लोगों के साथ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, क्यों लैंड को सेग्रीगेट किया जाएगा, सब एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ की जो ANC पार्टी है उन्होंने इनके ऊपर प्रोटेस्ट करने लग गया। और ये बात बस लैंड तक नहीं थी, ये ब्रिटिश की बहुत ही बुरी आदत है। हर जगह जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। यहाँ पे अगर ब्लैक पीपल वाइट पीपल के एरिया में अगर एंटर कर जाएंगे तो इन्हों को बहुत मारा जाता था, कैदी की तरह रखा जाता था, स्लेव की तरह काम कराया जाता था। तो ऐसे ही प्रोटेस्ट होते रहते थे लोगों के बीच में। ब्लैक पीपल प्रोटेस्ट करते थे क्योंकि इन्हें स्टेटस नहीं मिल पाता था जो कि वाइट पीपल को मिलता था। तो इस पर क्या हुआ, एक शार्प इवन नाम का जगह था ब्लैक पीपल का। यहाँ पे 1960 में ब्रिटिश के जो आर्मी थे उन्होंने ओपन फायर कर दिया, क्योंकि यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि ये वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं था, लोग बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे इस अपार्थेड लॉ के अगेंस्ट। तो फिर भी जो ब्रिटिश थी यहाँ पे उन्होंने ओपन फायर कर दिया और यहाँ लगभग 69 लोगों की मौत हो गई थी। और ये हमला कब हुआ था, मार्च 21 1960 में। इसीलिए मार्च 21 को बताया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आप ये याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। 21 मार्च को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके बाद बहुत ही और प्रोटेस्ट होने लगे, बहुत ही और झड़प होने लगी, क्योंकि हालांकि वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे फिर भी उन्हें बहुत ही वायलेंटली वहाँ पे मारा गया। इसीलिए ये जो ब्लैक और ये अपार्थेड लॉ है, इस पे बहुत ही ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट बाद में और होने लगे। और इसके बाद ही 1961 में साउथ अफ्रीका एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। और इनके जो एक ANC लीडर थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला, आपने इनका नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है साउथ अफ्रीका के। और इन्होंने एक आर्मी का गठन किया, किसके अगेंस्ट, अपार्थेड के अगेंस्ट। तो अगर कोई ब्लैक के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है तो ये आर्मी जाके उसको करारा जवाब देगी। और इसके बाद 1962 में ब्रिटिश ने नेल्सन मंडेला को जेल भेज दिया और इसके बाद वहाँ पे ये 27 साल तक जेल में रहे। फिर एक बहुत ही ख़राब घटना होती है जिसके नाम से आप लोग जानते होंगे, स्वेतो अपराइजिंग। ये बहुत ही एक ख़राब घटना होती है। जो ब्रिटिश के ट्रूप होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि स्कूल में जाकर जहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं स्कूली चिल्ड्रेन अपार्थेड के अगेंस्ट, तो वो लोग क्या करते हैं कि ओपन फायरिंग कर देते हैं और इसमें लगभग 176 स्कूल के बच्चों की मौत हो जाती है। यहाँ आप देख पा रही ये बहुत ही एक फेमस फोटो है। यहाँ जो उठा के ले जा रही है बच्चे का नाम है हेक्टर पीटरसन। इसे माथे में गोली मार दी गई थी और ये बहुत ही बुरी और क्रूरता वाली
घटना थी जो कि ब्रिटिश द्वारा यहाँ पे की गई थी। और ये जो बच्चा है ये बस 13 साल का, तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश लोग कितने क्रूर थे उस टाइम इस अपार्थाइड के अगेंस्ट, इस जो कि वहाँ प्रोटेस्ट करते थे हर साल, जो कि होता था इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके वजह से हर साल ये ब्रिटिश लोग यहाँ पे अटैक करते थे इस अफ्रीकन लोगों पे जो कि ब्लैक थे। तो ये लेकिन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था स्वेतो अपराइजिंग। फिर 1989 में फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क बन जाते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, और वो भी अपार्थाइड को एंड करना चाहते हैं। और बहुत सारी वो पब्लिक फैसिलिटीज़ जहाँ पे ब्लैक लोग को नहीं अनुमति थी जाने की, वहाँ पे अनुमति करते हैं ब्रिटिश से। ये सब जो पाबंदियाँ थी वो सब हटाते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छे प्रेसिडेंट थे। इसके बाद 1990 में नेशनल मंडेला जेल से रिलीज़ हो जाते हैं, और फिर इन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है 1993 में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं किस चीज़ के लिए, ब्लैक और वाइट जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे उसको शांत कराने के लिए, और ब्लैक लोग को उनका जो हक था उन्हें लौटाने के लिए। तो इसीलिए इन्हें 1993 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। इसके बाद 1994 में और एक बार इलेक्शन होता है, और इस इलेक्शन में जो ब्लैक होते हैं उन्हें भी वोट देने का अधिकार हो जाता है, और ये जो अपार्थाइड है उन्हें फुल्ली कंट्री से निकाल दिया जाता है। और इसमें जो ब्लैक और वाइट थे इन लोगों को सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है, ना ही कोई ब्लैक और वाइट में डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना ही कोई सेग्रीगेशन होगा लैंड का, कोई फैसिलिटीज़ का। और इसके बाद इस इलेक्शन के रिजल्ट में ये होता है कि नेल्सन मंडेला यहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसके बाद 2013 में नेल्सन मंडेला की मौत हो जाती है, और ये बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति थे जो कि अफ्रीकन हिस्ट्री में इन्हें बहुत ही मायने व्यक्ति रखा गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए काम करते थे। ये अपने बारे में उतना नहीं सोचते थे, बस ये सोचते थे कि ब्लैक लोगों को कैसे उनका हक दिलाया जा सके। तो ये थी पूरी हिस्ट्री अफ्रीका और साउथ अफ्रीका की। और हम बात करेंगे अब इंडिया और साउथ अफ्रीका की रिलेशन के बारे में। अगर हम दोनों कंट्रीज़ की रिलेशन की बात करें तो ये इनकी रिलेशन बहुत ही अच्छी है। हम लोग एनर्जी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव शेयर करते हैं, जैसे कि हम लोग साउथ अफ्रीका से 1.4 मिलियन टन कोल इंपोर्ट करते हैं हर साल। और फिर हमारे और साउथ अफ्रीका के बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ था जो कि जून 6 2003 को हुआ था। और इस किसके बीच में हुआ था, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इंडिया के बीच में हुआ था। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो साउथ अमेरिका की कंट्री है ब्राज़ील, अफ्रीका की जो साउदर्न कंट्री है वो है साउथ अफ्रीका, और जो इंडिया तो आप लोग जानते हैं साउथ एशिया में पड़ता है। तो ये एक साउथ भी इस एग्रीमेंट को कहा जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम लोग का बहुत सारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तो हमारे और अफ्रीका के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, और हम इस रिलेशन को आगे और भी बहुत ही बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी जो एनर्जी सेक्टर है उसे बहुत ही ज़्यादा अभी और एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है। तो यहीं पे मैंने साउथ अफ्रीका पूरा कवर कर लिया है। तो थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।